आप सभी को ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। नेताजी अब जेल जाएंगे, इसके लिए बिल भी आ चुका है। 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा और ये बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया था, जिसके बाद ऑपोजिशन के द्वारा इसको लेकर अपोज किया गया है। आप सोचिए, जो कभी अरविंद केजरीवाल अपना सरकार बनाए थे इसी सारे बिल से रिलेटेड कानून को लेकर, आज वही इसको अपोज कर रहे हैं। आज इस सारे चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे कि 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है, इसमें डिटेल्ड क्या है, ऑपोजिशन को क्या दिक्कत है, ये सारे चीज पे आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए थोड़ा न्यूज की तरफ चलते हैं। अमित शाह टेबल्स बिल इन लोकसभा टू रिमूव पीएम सीएम मिनिस्टर्स हेल्ड ऑन सीरियस चार्जेस। पहली बार ये हुआ है कि कोई सिटिंग जो सरकार है वो ऐसी बिल ला रही है जिसके तहत उनको भी हटाया जा सकता है अगर उनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी ऑपोजिशन इसको लेकर इतना परेशान कर रहा है सबको। ये बिल यही बोल रहा है कि कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी सीएम हो, सबको हटाया जा सकता है अगर उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और अपोजिशन इतना परेशान क्यों भाई? आपको इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। आज हम इस बिल के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए ये बिल क्या बोल रहा है। इस बिल के तहत ये बोला गया है कि जो हमारे संविधान में एक गैप है इन रिलेशन टू रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको फुलफिल किया जा रहा है इस बिल के तहत। इसको कानून बना के ये सारा चीज किया जाएगा। इस बिल में ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, सीएम एंड ऑल मिनिस्टर्स फ्रॉम एनी स्टेट्स, सबको हटाया जा सकता है अगर उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस लगा हुआ है और वो जुडिशियल या फिर पुलिस कस्टडी में लगातार 30 दिन तक है। तो 31वां दिन उसको अपना वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो छोड़ना पड़ेगा। यही ये बिल बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये जो बिल लाया गया है ये कुछ कारणों की वजह से लाया गया है। लगातार जो जितने भी मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, सब यही कर रहे थे कि जेल जाते थे और वहां से सरकार चलाते थे। ये कैसा सरकार है जो जेल से चलेगा? और एक चीज और देखने को मिला तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो डीएमके सरकार है, उनके एक इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगा, उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पोस्ट नहीं छोड़े। उनका नाम था वी सेंथिल बालाजी और वो ये किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करके उनको उस पोर्टफोलियो से हटाना पड़ा था। उनको बोलना पड़ा था कि हटाइए इसको, तब गवर्नर इनको हटाए थे। इस वजह से ये बिल लाया गया है इतने तेजी में। अब इस बिल के बारे में क्या है? इस बिल के तहत ये बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिक रिमूवल होगा। ऑटोमेटिक रिमूवल का मतलब, अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या सीएम 30 दिन लगातार जुडिशियल या फिर पुलिस कस्टडी में है, तो 31वां दिन उसका कुर्सी खुद चला जाएगा, उसका पोर्टफोलियो खुद चला जाएगा। दूसरा चीज ये बोला गया कि इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल होगा। तो प्रेसिडेंट किसी भी प्राइम मिनिस्टर और कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर को हटाने में काम करेगा। गवर्नर का काम क्या होगा? चीफ मिनिस्टर या फिर किसी भी स्टेट मिनिस्टर को हटाने में काम करेगा अगर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस है और वो 30 दिन तक लगातार जेल में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या होगा? तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली यानी पुडुचेरी में ये सारा बिल को और ये सारा एक्ट अगर बनेगा तो उसको इंप्लीमेंट करवाएगा। तीसरा चीज इस बिल के बारे में ये बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर भी एडवाइस देगा। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि भाई ये जो सेंट्रल मिनिस्टर है इसके ऊपर ऑफेंसेस है और ये 30 दिन से ज्यादा जेल में है, इसको हटाओ। अगर प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस नहीं दे पाया तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर वाला पहला पॉइंट यही बता रहा है कि ऑटोमेटिक रिमूवल भी हो सकता है। चौथा, इस वाला जो बिल में जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि रीअपॉइंटमेंट क्लॉज भी दिया गया। रीअपॉइंटमेंट क्लॉज मतलब जिसको लेके सारा जो ऑपोजिशन है वो परेशान है भाई कि ये क्या हो रहा है। तो आप ये चौथा वाला जो पॉइंट है वो पढ़ो। रीअपॉइंटमेंट क्लॉज भी है। अगर आपको हटाया गया है और आपके ऊपर जितना भी केस है उसमें आपको बरी हो गए हैं आप, तो उसके बाद भी आप आके अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर सकते हैं। जो भी मिनिस्टर आप थे, आपको आपकी सरकार अगर देती है तो आप ले लीजिए, आप लेके फिर से मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको एक बार आपके ऊपर केस लग गया तो आपको हटा दिया जा रहा है उस पोस्ट से। ऐसा नहीं है। आप अगर जब तक आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप उस केस के ऊपर कोई इंटरफेरेंस ना करे, उसलिए आपको उस पोस्ट से हटना होगा। ये सीधा बिल यही कहता है। अब देखिए इस बिल के तहत क्या किया जा रहा है, इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोला जा रहा है। देखिए इसमें 3 आर्टिकल्स में संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। आपको जैसे पता है हमारे संविधान में आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स के तहत ही हम पूरे देश को चलाते हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला है। तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए को अमेंड किया जाएगा। अब है आर्टिकल 75 क्या बोलता है।
आर्टिकल 75 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंटर में बैठेंगे उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और वो कैसे वर्क करेगा, उसको लेकर आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, तो देखिए यहां पे डिटेल में दिया हुआ है। आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स जिसको अपॉइंट किया जाएगा, जो सेंट्रल मिनिस्टर जिनको अपॉइंट किया गया है, वो कितने दिन तक कुर्सी में बैठे रहेंगे। देखिए आर्टिकल 71 जो है वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ये बताता है, और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जा रहा है सेंटर में, जैसे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, फलना मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो ये अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 1 बोलता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये बोलता है कि भैया कितने दिन तक वो मिनिस्टर्स अपने पोस्ट पे बैठे रहेंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ये क्लॉज 2 बोलता है। वहीं पर जो आर्टिकल 164 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये बोलता है कि स्टेट में जो सरकार बनेगी तो उसमें चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर, ये आर्टिकल 164 बोलता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको भी अपॉइंट करेगा गवर्नर, जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके अलावा वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कितने दिन तक पोस्ट पे बैठा रहेगा ये डिसाइड गवर्नर करेगा, ये भी आर्टिकल 164 बोलता है। जो आर्टिकल 239 ए है वो क्या बोलता है, तो देखिए आर्टिकल 239 ए को 69th अमेंडमेंट के तहत 1991 में लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, तो इसके तहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया गया। क्या स्पेशल प्रोविजंस दिया गया, पहला स्पेशल प्रोविजन ये दिया गया कि वहां एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जा सकता है। दूसरा दिया गया कि वहां इलेक्शन होगा, वहां चीफ मिनिस्टर होगा, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, एक यूनियन टेरिटरी में। नॉर्मली यूनियन टेरिटरी कंट्रोल किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी उसको स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है जिसके तहत वहां लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन सकती है, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बन सकता है, वहां चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। उसके अलावा ये जो आर्टिकल 239 ए है ये भी प्रोविजन देता है कि ये जो सरकार बनाई जाएगी यूनियन टेरिटरी में उसके पास पावर रहेगा स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत लॉ बनाने का। आपको अगर नहीं पता है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तो थोड़ा प्लीज जाके आप पॉलिटी पढ़ें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब है क्या कि जो आर्टिकल 239 ए है वो एक और पावर ये दे रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा यूनियन टेरिटरी का। तो चीफ मिनिस्टर बने लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रशासनिक हेड जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा भैया। और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी कैसे अपॉइंट होगा, वहां पे जो मिनिस्टर्स है वो कैसे अपॉइंट होंगे, वो भी ये आर्टिकल 239 ए बताता है। ठीक है, तो ये सारे जो तीन को जो आर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे थे उसी में ये सारा अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा इस बिल के तहत। अब जो ऑपोजिशन है वो परेशान क्यों है ये समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको भी ये सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। इस रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।